तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था मेटल्स कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से हम लोग मेटल्स को प्राप्त करते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल्स आपने पढ़ा था। मैंने बताया था मेटल्स का जो मेन सोर्स है वो है अर्थ क्रस्ट, और अर्थ क्रस्ट में जो नेचुरली सबस्टांसेस मिलते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। और वैसे मिनरल्स जिनसे मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उन्हें हम ओर कहते हैं। ओके, फिर मैंने ये भी बताया था कि कौन सा मेटल जो है किस ओर के फॉर्म में पाया जाता है। आपने देखा था कि कुछ मेटल्स जो है वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में, कुछ ऑक्साइड के फॉर्म में, और कुछ जो है वो कार्बोनेट ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको गैंग और मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि ओर के साथ जो इम्प्योरिटीज होते हैं, अनवांटेड सबस्टांसेस होते हैं, उन्हें हम लोग गैंग या फिर मैट्रिक्स कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में। किसी भी ओर से मेटल को अलग करने का, निकालने का क्या प्रोसेस है। ओके, कौन से स्टेप्स अप्लाई किए जाते हैं और उनमें कौन से प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स उनमें यूज होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले एक टर्म में इंट्रोड्यूस करूं, मेटलर्जी। देखिए, एक मेटल ओर से मेटल को ऑब्टेन करने के लिए जो भी प्रोसेसेज अप्लाई किए जाते हैं, जो भी स्टेप्स अप्लाई किए जाते हैं, और उनमें जो प्रोसेस, जो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सबको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। अगेन सुनिएगा, ओर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेसेज और स्टेप्स अप्लाई किए जाते हैं और उनमें जो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम लोग कलेक्टिवली मेटलर्जी कहते हैं। ओके, कैसे करेंगे मेटल का एक्सट्रैक्शन? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ओर जो है उसमें मौजूद है क्या, इम्प्योरिटीज, गैंग या मैट्रिक्स। उन्हें अलग करना होगा। तो मैट्रिक्स को ओर से अलग करने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग या इनरिचमेंट। कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग या फिर इनरिचमेंट। ओर से इम्प्योरिटीज को, गैंग को रिमूव करने का, हटाने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओके, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में हमें डिटेल में क्लास 10 के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी एक बात आप लोग याद रखेंगे कि कंसंट्रेशन के लिए जो प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं, जो प्रोसेसेज अप्लाई करते हैं, वो डिपेंड करता है ओर्स और मैट्रिक्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस होता है उस पर। ओके, दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी किया जाता है और उनके डिफरेंस के बेसिस पर जो है मेथड अप्लाई किया जाता है ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए। ओके, ओर्स के एनरिचमेंट के लिए। सपोज जैसे कि कोई ओर है, ओर खुद जो है वो हेवी है, मतलब उसका डेंसिटी हाई है, और उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो लाइट वेट है, मतलब उसका डेंसिटी लो है। तो ऐसे ओर को ग्रेविटेशन सेपरेशन मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। आप ऐसे ओर को पीस दीजिए, पीस करके उसके बाद पानी में घोल दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो ओर है वो बॉटम में सेटल हो जाता है और जो इम्प्योरिटीज है वो घुल जाया करता है वाटर में। राइट, तो ये ग्रेविटी सेपरेशन मेथड कहा जाता है। तो यही टेक्निक्स अप्लाई किया जाता है ये देख करके कि ओर्स और जो गैंग है या जो मैट्रिक्स है उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस क्या है। ओके, तो कंसंट्रेशन आपको समझ में आ गया, और कंसंट्रेशन करने के बाद जो कंसंट्रेटेड ओर है उससे मेटल ऑब्टेन करने के जो प्रोसेस है और जो स्टेप्स हैं वो डिपेंड करते हैं मेटल्स की रिएक्टिविटी पे। और आप जानते हैं मेटल्स को तो जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी से, जो सबसे कमजोर है, उसको एक्सट्रैक्ट करना आसान होगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी से। तो जो कंसंट्रेटेड ओर है, कंसंट्रेटेड ओर में यदि हम वैसे मेटल्स की बात करें जिनकी रिएक्टिविटी लो है, वो या तो सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जा सकते हैं या फिर ऑक्साइड ओर के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी मेटल्स, उनमें से अधिकांश मेटल्स जो है ऑक्साइड ओर के फॉर्म में जरूर पाए जाते हैं। क्या वजह है कि मेटल्स ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं? ज्यादातर
ऑक्साइड के फॉर्म में मेटल्स के पाए जाने की क्या वजह है? इसके दो कारण है। पहला कारण, ऑक्सीजन जो है वो अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा मौजूद है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन मौजूद है। और दूसरा कारण, ऑक्सीजन की हाई रिएक्टिविटी। ओके, तो ये दो कारण है जिस कारण से मेटल्स जो है ऑक्साइड और के फॉर्म में ज्यादातर पाए जाते हैं। तो जो लो रिएक्टिव मेटल है वो सल्फाइड और के फॉर्म में या फिर ऑक्साइड और के फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, तो जो ऑक्साइड और के फॉर्म में है उनका तो डायरेक्ट रिडक्शन कराया जाएगा। रिडक्शन का मतलब आप जानते हैं, लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में यदि मैं आपको कहूं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कीजिए तो आप क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो सल्फाइड ओर को पहले ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, और यदि ऑक्साइड है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके, तो सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे उसे हम लोग कहते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, कंसंट्रेटेड ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट से जस्ट कम टेम्परेचर पे एयर के प्रेजेंस में, एक्सेस एयर में गर्म करने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। स्ट्रांगली हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर। कंसंट्रेटेड ओर को यदि आप एक्सेस ऑफ एयर में गर्म कर रहे हैं तो इसे प्रोसेस को कहा जाएगा रोस्टिंग। और रोस्टिंग से क्या फायदा होगा? रोस्टिंग से दो फायदे होंगे। पहला फायदा, सल्फाइड ओर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में। सल्फाइड जो है, मेटल सल्फाइड जब इसका रोस्टिंग कराया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड में। ओके, फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड को आप एक्सेस ऑफ एयर में गर्म कीजिए, तो जब जिंक सल्फाइड को एक्सेस ऑफ एयर में गर्म करेंगे तो बनेगा जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड। ओके, तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा रोस्टिंग। ओके, तो रोस्टिंग के थ्रू सल्फाइड ओर को जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया जाता है और जो ऑक्साइड है उसके लिए कोई प्रोसेस अप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो पहला फायदा आपको समझ में आ गया, रोस्टिंग से क्या फायदा है? सल्फाइड ओर कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड ओर में। और दूसरा, ओर्स में जो वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज होते हैं, जैसे कंसंट्रेशन करके जो है ओर्स के कंसंट्रेशन के हेल्प से आप उसमें जो मिट्टी है, जो बालू है, वो सब अलग कर सकते हैं। लेकिन कुछ इम्प्यूरिटीज ऐसे होते हैं जो उससे चिपके रह जाते हैं, जैसे कि ऑयली सबस्टांसेस और अदर वोलाटाइल मटेरियल्स, तो फिर हाइड्रेटेड वाटर, ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये सब मौजूद रह जाता है। जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये जो वोलाटाइल मटेरियल्स है वो जो है ओर से बाहर निकल आते हैं। तो दूसरा फायदा ये है। ओके, अब यदि मेटल जो है सल्फाइड ओर जो है वो कन्वर्ट हो चुका है मेटल ऑक्साइड में, तो अब क्या कराना है? उसका कार्बन के हेल्प से रिडक्शन करा देना है। कार्बन यानी कोयला, कोक के साथ जो है उसे मिक्स करके, पाउडर्ड ओर को कोक के साथ मिक्स करके और उसे गर्म कर दिया जाता है। जैसे कि जिंक ऑक्साइड बना, ऑक्साइड और इसे कार्बन के साथ गर्म किया जा रहा है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में, राइट। अब देखिए तो ये क्या मिला आपको? जिंक मेटल ऑप्टेन हो गया। ओके, तो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी लो है वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं या ऑक्साइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। सल्फाइड ओर का रोस्टिंग कराएंगे जिससे कि वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ऑक्साइड ओर हो या फिर सल्फाइड ओर जिसको आप मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर चुके हैं उसका आप कराएंगे रिडक्शन। रिडक्शन कराने के लिए आप किसका यूज करेंगे? एक रिड्यूसिंग एजेंट का। कार्बन क्या है? कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? अच्छा तो नहीं कह सकते हैं लेकिन सस्ता जरूर कह सकते हैं। ओके, तो कार्बन जो है एक सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट है।
ओके। जैसे कि जिंक ऑक्साइड को जो है कार्बन के साथ गर्म किए तो ये जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। इस तरीके से जो मेटल आपको मिल रहा है ये मेटल जो है पूरी तरीके से प्योर नहीं है, इसमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं और जो मेन इम्प्योरिटी इसमें है वो खुद कार्बन ही है। ओके, तो आपको जो है मेटल मिला, रिडक्शन के हेल्प से आपको मिला मेटल, लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज है। उन इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए जो है उसका क्या कराया जाता है, रिफाइनिंग, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं प्यूरिफिकेशन। ओके, तो प्यूरिफिकेशन करा करके जो है उसे हम लोग प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। प्यूरिफिकेशन के भी कई मेथड्स हो सकते हैं, उनमें से एक मेथड आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जो कि हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी पर। तो जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है वो सल्फाइड या कार्बोनेट या ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है वो सल्फाइड ओर या कार्बोनेट ओर या फिर ऑक्साइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। सल्फाइड ओर का रोस्टिंग कराया जाएगा। रोस्टिंग का मतलब आप समझते हैं, मैंने बताया यहाँ पे, हीटिंग, स्ट्रांगली हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर। और उससे क्या फायदा होगा, मेटल सल्फाइड जो है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो गया। यदि वो कार्बोनेट ओड है तो उसका हम लोग कराएंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, कैल्सिनेशन का मतलब होता है स्ट्रांगली हीटिंग इन लैक ऑफ एयर। इन लैक ऑफ एयर, यदि आप कार्बोनेट ओड को एयर के अब्सेंस में गर्म करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन से क्या फायदा होगा, कैल्सिनेशन से कार्बोनेट ओड जो है ऑक्साइड ओड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसे आप गर्म करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaO और CO2 में। जिंक कार्बोनेट, इसे आप गर्म करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कैल्सिनेशन। एक और फायदा आपको पता है, जो वोलाटाइल मटेरियल्स हैं वो एस्केप आउट हो जाते हैं। ओके, तो कैल्सिनेशन क्लियर हो गया। तो जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं उनमें यदि सल्फाइड ओड है तो उसका रोस्टिंग कराएंगे, कार्बोनेट ओड है तो कैल्सिनेशन कराएंगे, और फिर ऑक्साइड ओड। अब इनका जब ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है तो इनका क्या कराना है, रिडक्शन। कैसे, अगेन वही कार्बन के हेल्प से। तो जैसे कि यहाँ जिंक ऑक्साइड है, इसे आप कार्बन के साथ गर्म कीजिए तो ये जिंक मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से जब आप रिडक्शन कराते हैं तो आपको मेटल मिलता है। लेकिन अगेन ये क्या प्योर नहीं है, इसमें इम्प्योरिटीज हैं, और उन इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए क्या कराया जाता है, रिफाइनिंग, प्योरिफिकेशन कराया जाता है। ओके, अब बात करते हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। देखिए, मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट और हाइलाइट साल्ट कई फॉर्म में पाए जाते हैं। चलिए, उनको आप अलग अलग प्रोसेस से ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सही बात है, लेकिन मेटल ऑक्साइड को आप कार्बन के हेल्प से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था, कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? नहीं, कार्बन एक सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, और कार्बन की ऑक्सीजन के प्रति जो एफिनिटी है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के कंपैरिजन में कम है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, जिंक में मुझे नहीं बोलना चाहिए, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये जो मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी हाई है और इनका ऑक्सीजन के प्रति जो एफिनिटी है वो कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसलिए जब कार्बन के साथ इन मेटल्स को, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को जब हम गर्म करेंगे तो ये ऑक्सीजन लॉस नहीं करते हैं, यानी रिड्यूस नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है इन मेटल्स को रिड्यूस नहीं कर सकता है। इस कारण से ऐसे मेटल्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्या कराएंगे, इसके लिए जो मेटल है उसका जो मोल्टेन ओड है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड की हम बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड को जो है पिघला दिया जाएगा, ठीक है, मोल्टेन स्टेट में लाया जाएगा, और उसके बाद जो है दो रॉड के हेल्प से, जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, उसके हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा। ये प्रोसेस मैं आगे समझाऊंगा।
जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो जो है हमें सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाता है। ओके, तो क्या कार्बन के हेल्प से जो है, कार्बन के हेल्प से हाईली रिएक्टिव मेटल्स को जो है रिड्यूस नहीं किया जा सकता, इसलिए इनके रिडक्शन के लिए जो है इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है, मोल्टेन ओर का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है। अब ये जो प्रोसेसेस है इन्हें हम लोग डिटेल में समझते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। मरकरी जो है ऑक्साइड ओर के फॉर्म में पाया जाएगा या फिर सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाया जाता है। मरकरी ऑक्साइड ओर के फॉर्म में या फिर सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाया जाता है। ये जो सल्फाइड ओर है इसे हम लोग सीनेबाल बोलते हैं, इसका नाम है सीनेबाल। ओके, तो सबसे पहला प्रोसेस है कंसंट्रेशन। उसके बाद देखिए मरकरी जो है काफी लो रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। यदि आप ऑक्साइड ओर से मरकरी ऑब्टेन करना चाहते हैं तो सिंपली इसे गर्म कर दीजिए। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन लॉस कर देता है। ओके, इसके लिए तो रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत भी नहीं है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड से यदि आपको मरकरी ऑब्टेन करना है तो इसके लिए कार्बन जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की भी जरूरत नहीं है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को सिर्फ गर्म कर देने पर जो है आपको मरकरी मेटल मिल जाएगा। मर्क्यूरिक सल्फाइड के केस में इसका रोस्टिंग कराइए, इसे गर्म कीजिए एयर के प्रेजेंस में। तो जब एयर के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो पहले ये कन्वर्ट होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में, और ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड फर्दर गर्म करने पर रिड्यूस हो जाता है मरकरी मेटल में और ऑक्सीजन गैस में। ओके, तो ये था मरकरी को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, देखिए सल्फाइड ओर से यदि कॉपर ऑब्टेन करना हो तो इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म कीजिए। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में। तो कॉपर सल्फाइड को जब आप एयर के प्रेजेंस में एक्सेस ऑफ एयर में गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ जो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ, देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें ऐसा तो नहीं है कि जब आप कॉपर सल्फाइड को गर्म करना शुरू किए तो गर्म करने के साथ ही सारे सल्फाइड और जो है वो रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ऐसा तो नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके होता है ना। तो कुछ कॉपर सल्फाइड कन्वर्ट हो चुके हैं कॉपर ऑक्साइड में और अभी भी कुछ कॉपर सल्फाइड जो है वो बचे हुए हैं। तो जो बचे हुए कॉपर सल्फाइड है वो और ये जो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और फिर इससे जो है मिलता है हमें प्योर मेटल, प्योर कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल्फ रिडक्शन। क्या कहते हैं? सेल्फ रिडक्शन, क्योंकि इसके लिए भी हमें कार्बन जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, अब हम लोग देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जिंक मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है और ये ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड तीनों रूप में पाया जाता है। तो यदि सल्फाइड ओर हो तो इसका कराना होगा रोस्टिंग। ओके, तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। यदि कार्बोनेट ओर हो तो इसका कराना होगा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब आप लोग समझते हैं, रोस्टिंग का मतलब हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर और कैल्सिनेशन का मतलब हीटिंग इन अब्सेंस ऑफ एयर। ओके, तो इस तरीके से मेटल ऑक्साइड मिलता है और मेटल ऑक्साइड का क्या करना है? रिडक्शन करना है। रिडक्शन कैसे होगा? इसके रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कार्बन का। तो जो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है इसे कार्बन के साथ गर्म किया जाएगा तो हमें जिंक मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलता है। ओके, तो इस तरीके से जो है जिंक को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ये जिंक सल्फाइड जो है इसे आप लोग याद रखेंगे, इसे हम लोग जिंक ब्लेंड बोलते हैं। ओके,
जिंक ब्लेंड, राइट। अब देखिए आयरन भी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, और आयरन का जो ओड है वो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। देखिए आयरन के रिडक्शन के लिए भी कार्बन का यूज किया जाता है, ओके। आयरन के रिडक्शन के लिए भी कार्बन का यूज किया जाता है, यानी कोक का यूज किया जाता है, और उसमें भी यही प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, ओके। हाँ, लेकिन एक रिएक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। कार्बन के साथ कार्बन का हेल्प लेकर के, कार्बन का यूज करके मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के अलावा हम चाहें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि केवल उसी से कीजिए, ठीक है, वो महंगा ही पड़ेगा। अब जरा सोचिए, यदि आप आयरन को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और आयरन ऑक्साइड से आयरन ऑब्टेन करने के लिए यदि आप एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, तो ये तो मूर्खता वाली बात हो गई, क्योंकि एल्यूमिनियम महंगा मेटल है और आयरन जो है सस्ता मेटल है। तो ऐसा तो करना सही नहीं होगा। तो हमें एक सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट ही चूज करना चाहिए। लेकिन बस एक फैक्ट बताया जा रहा है आपको कि आप चाहें तो कार्बन के अलावा आप हाईली रिएक्टिव मेटल्स का यूज भी कर सकते हैं रिडक्शन के लिए, ओके। जैसे कि मैग्नीज ऑक्साइड की मैं बात करता हूं, MnO2। मैग्नीज ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए इसे जो है एल्यूमिनियम के साथ मिक्स करके गर्म किया जाता है। गर्म करने पर मैग्नीज जो है मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीज में कन्वर्ट हो जाता है, और एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। और ये जो रिएक्शन है हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में, और इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि ये मेटल जो है लिक्विड स्टेट में मिलता है हमें। जो मेटल ऑब्टेन हुआ ये लिक्विड स्टेट में मिलता है। इसी तरीके से यदि हम बात करें आयरन ऑक्साइड की, Fe2O3, इसे यदि एल्यूमिनियम के साथ गर्म किया जाए तो एल्यूमिनियम जो है आयरन को डिस्प्लेस करेगा। अगेन ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को डिस्प्लेस करेगा, बनता Al2O3 और प्लस आयरन। और अगेन ये रिएक्शन जो है हाईली एक्सोथर्मिक है, और इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि आयरन मेटल जो है लिक्विड स्टेट में ऑब्टेन होता है। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। क्या कहते हैं? थर्मिट रिएक्शन, ओके। और इस रिएक्शन का यूज आप लोग सुने वेल्डिंग, मशीन के पार्ट्स टूट जाया करते हैं, लोहे के पार्ट्स जो होते हैं या फिर स्टील के जो पार्ट्स होते हैं मशीन के, वो जब टूट जाते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए जो है वेल्डिंग कराया जाता है। रेल के पटरियों के बीच यदि क्रैक आ जाए तो उन्हें जोड़ने के लिए जो है इसी रिएक्शन का यूज किया जाता है। इसमें कि वेल्डिंग का जो रॉड होता है वो रॉड जो है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है। जब इस रॉड से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो थोड़ा हीट प्रोड्यूस होता है, हीट के कारण जो है इनके बीच रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को हम लोग कह रहे हैं थर्मिट रिएक्शन, और इस रिएक्शन के कारण आयरन जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जरा सोचिए, आयरन को पिघलाने के लिए हमें कम से कम अबाउट 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होगी, जो कि प्रैक्टिकली ऑब्टेन करना इतना आसान नहीं है वेल्डिंग के समय, ओके। क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को यदि आप जोड़ना चाहते हैं और उसके लिए आप आयरन को पिघलाना चाहते हैं, आपको जोड़ने के लिए आयरन मोल्टेन स्टेट में चाहिए, तो उतना टेम्परेचर ऑब्टेन करना होगा। लेकिन इस रिएक्शन में ये इजीली हो जाता है, ओके। इसलिए इस रिएक्शन का यूज जो है क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को जोड़ने के लिए और रेल के पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पे आते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स को रिड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्या है वो प्रोसेस, समझते हैं। सपोज आप सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज किया जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बस एक बर्तन होता है जिस बर्तन में आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं।
इसमें 2 मेटल रॉड का यूज किया जाएगा जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, और इसमें जो है हम लोग मोल्टेन स्टेट में सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। इसमें हम लोग मोल्टेन स्टेट में सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। ओके, अब इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा बैटरी के हेल्प से। ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसे क्या कहा जाएगा, एनोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसे कैथोड कहा जाएगा। अब मोल्टेन NaCl है तो क्लियर है कि मोल्टेन स्टेट में आयंस में टूट जाएगा, Na+ आयन और Cl- आयन में। Cl- माइग्रेट करता है एनोड की ओर और Na+ माइग्रेट करता है कैथोड की ओर। ओके, तो NaCl से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो Na+ कैथोड पर जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे आप रिडक्शन कैसे कर रहे हैं, देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक और डिफिनेशन पढ़िए। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये भी डिफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। ओके, सोडियम मेटल जो है कैथोड पर आकर के इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ओके, सोडियम मेटल कैथोड पर आकर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सॉरी सोडियम आयन कहना चाहिए मुझे, राइट। तो सोडियम आयन कैथोड पर आकर के इलेक्ट्रॉन गेन करता है और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, रिडक्शन। और क्लोराइड आयन जो है वो एनोड पर आकर के इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो हमें मिलता है सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया जाएगा और इसमें एनोड और कैथोड 2 इलेक्ट्रोड के हेल्प से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा। आपको कैथोड पर एल्यूमिनियम मेटल मिल जाएगा और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा। ओके, तो ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में।